नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जीएस के सभी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे लिए गए हैं। और इस वीडियो की खास बात यह है कि इस वीडियो में आपको पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा बार बार, और यहीं पे चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक, अगर आप लगातार क्लास करते हैं तो, अन्यथा नहीं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया। तो जो जनगण मन है, ये हमने कई बार बताया, इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था। क्या? इसी दिन भारत का राष्ट्रीय गीत भी संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान के बारे में हम लोग बात करेंगे। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय गान लिया कहाँ से गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। इसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला, गीतांजलि के लिए। और ये किसकी पुस्तक थी? ये रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो राष्ट्रगान है किसने लिखा? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्रथम गायन कब हुआ था। जो जनगण मन था, हमारा जो राष्ट्रीय गान है, इसका पहला गायन कब हुआ था? तो इसका पहला गायन 27 दिसंबर 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में इसका पहला गायन हुआ था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका गायन कब हुआ था? तो 1911 में ये कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और इस समय कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जब ये गाया गया था, यानी कि 1911 की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बीसन नारायण इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? बीसन नारायण इसके अध्यक्ष थे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इसको गाने में कितनी अवधि लगती है, यानी कि समय इसमें गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड इसे गाने में समय लगता है। लेकिन अगर आपात के समय में आपसे पूछे कि कितने समय में गाया जाता है आपात के समय में, तो इसे 20 सेकंड में गाया जाता है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसे अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बात करते हैं जनगण मन को। आपसे पूछे कि ये लिया कहाँ से गया है? तो ये आपके गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसलिए आपसे पूछे कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के लेखक हैं, ठीक। इसका प्रथम गायन कब हुआ था? तो राष्ट्रगान का प्रथम गायन 27 दिसंबर 1911 को हुआ था। और ये कहाँ पे? कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीसन नारायण। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसन नारायण। ये भी आप लोग बात ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि इसके गाने में कितना समय लगता है? तो गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपातकाल में कितने समय में गाया जाता है, तो 20 सेकंड टाइम लेके आपातकाल में इसे गाया जाता है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह का डेट आप लोग याद रखेंगे, 19 अप्रैल 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह बिहार में। ये गांधी जी ने इसे शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने इसे किया था। और चंपारण सत्याग्रह ये क्या था? तो यहाँ पे 3 कठिया प्रथा चल रहा था। 3 कठिया प्रथा चल रहा था। अब 3 कठिया प्रथा आप लोग बताएंगे कि क्या होता है। 3 कठिया प्रथा आप कहेंगे क्या होता है? तो देखिए, 3 कठिया प्रथा ये होता था कि अगर 20 कट्ठा जमीन किसान के पास है, 20 कट्ठा जमीन किसान के पास है, तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था? इस पे नील की खेती करना पड़ता था। इस पे नील की खेती अनिवार्य रूप से अंग्रेज कराते थे। तो ये था यहाँ पे 3 कठिया प्रथा। तो इसके विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया बिहार में 19 अप्रैल 1917 को इसका हुआ था। अब आपसे पूछे कि गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? आपसे पूछे कि गांधी जी ने खेड़ा
सत्याग्रह कब किए थे? तो गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह का जो है ये 1917 में ये भी किए थे। अब बात करते हैं गांधी जी का अहमदाबाद मील अभियान कब हुआ था? अहमदाबाद, आपसे पूछे गांधी जी अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुआ था किए थे? तो ये किए थे आपके 1918 में। ये 1918 में, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। लेकिन आपसे पूछे कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 में। 1906 में। और कहाँ पे? ये दक्षिण अफ्रीका में पहले गांधी जी रहते थे, वहीं पे किए थे गांधी जी। अफ्रीका में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, ठीक। और जो चंपारण सत्याग्रह था ये भारत का पहला सत्याग्रह था। ये भारत में तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे कि भारत में ये पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। और आपसे पूछे कि गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह कब किए थे? तो 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। वहीं आपसे पूछे कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था गांधी जी का? नमक सत्याग्रह कब हुआ था गांधी जी का? तो नमक सत्याग्रह को ही क्या कहते हैं? दांडी मार्च कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दांडी यात्रा या फिर दांडी मार्च कहते हैं। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपसे पूछे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ 13 अप्रैल 1917 को। और ये कहाँ पे हुआ था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, गांधी जी ने। और ये चंपारण सत्याग्रह क्या था? ये तीन कठिया प्रथा के विरोध में किया गया था। तीन कठिया प्रथा क्या था कि अगर किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 30 कट्ठा जमीन पे क्या करना पड़ता था? नील की खेती करना पड़ता था। ये अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। तो ये था तीन कठिया प्रथा। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ गांधी जी का? तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था। और अहमदाबाद मील हड़ताल गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो ये अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में गांधी जी ने किया था। और बात करते हैं गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। वहीं आपसे पूछे कि नमक सत्याग्रह गांधी जी का कब हुआ? तो इसे दांडी यात्रा भी कहते हैं। और ये चला था साबरमती आश्रम से दांडी तक, क्योंकि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक ये चला था, ठीक। 241 मील की यात्रा थी। और यहाँ पे 79 अनुयायी और कुल 24 दिन तक ये यात्रा चला था, ठीक। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु है जीव विज्ञान के जनक। अब अरस्तु कौन थे? ये सिकंदर के गुरु थे। कौन थे? ये सिकंदर के गुरु थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे, ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि अब अरस्तु यहाँ पे सिकंदर के गुरु थे। अब आपसे पूछे कि सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। लेकिन अरस्तु के गुरु कौन थे? आपसे पूछे कि अरस्तु के गुरु कौन थे? तो अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। प्लूटो था अरस्तु के गुरु का नाम। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। यहाँ पे ऐसे एरो बना देते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, और यहाँ पे इसको अरेंज करना पड़ेगा। और अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो था, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ, आपसे पूछे कि अरस्तु का एक पुस्तक था। आपसे पूछे कि मेट्रोलॉजिया पुस्तक किसकी है? तो मेट्रोलॉजिया जो पुस्तक है, मेट्रोलॉजिया नामक जो पुस्तक है, ये किसकी है? मेट्रोलॉजिया ये एक पुस्तक है। ये किसकी है? ये अरस्तु की है। ये अरस्तु की पुस्तक है मेट्रोलॉजिया, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और कुछ चीजें आपसे पूछे कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु हो गए, लेकिन जीव विज्ञान शब्द प्रयोग कौन किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविवेनस ने। कौन? लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इसका प्रयोग किया था, ठीक। किसका? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि जैव विविधता के जनक कौन है? जैव विविधता के जनक कौन है? तो ईओ विल्सन है जैव विविधता के जनक। कौन? ईओ विल्सन है जैव विविधता के जनक। आप सब ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि आनुवांशिकी का जनक कौन है? आनुवंशिकी का जनक कौन है? तो आनुवंशिकी का जनक कौन है? लैमार्क है, ठीक। लैमार्क है, सॉरी मेंडल है। आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मेंडल है आनुवांशिकी का जनक है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु।
और सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। और वहीं अरस्तु के गुरु का नाम आपसे पूछे क्या था? तो प्लूटो था अरस्तु के गुरु का नाम। और मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसकी है? तो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक ये अरस्तु की है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। और जैव विविधता, और वहां पे पूछे आपके जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कौन? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। ठीक, अब बात करते हैं जैव विविधता के जनक कौन माने जाते हैं? तो जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन है, जैव विविधता के जनक। और अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक मेंडल हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करें। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पे लोकसभा को भंग करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा को भंग करता है। और राष्ट्रपति लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो ये अनुच्छेद 85 के तहत करता है। अब बात करते हैं लोकसभा किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा आपसे पूछे कि किस अनुच्छेद में है? तो भारत में लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। और आपसे पूछे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और कुछ चीजें आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ये राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा लेता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा लेता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 आप लोग याद रखेंगे। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। कौन? राष्ट्रपति लेता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मंत्रिपरिषद का सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत में मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य को शपथ राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यहां पे नोट करेंगे, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति आपसे पूछे कौन है? तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग राष्ट्रपति से याद रखेंगे। ठीक, राष्ट्रपति से ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति किसकी सलाह पे लोकसभा भंग करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे लोकसभा भंग करता है। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग करता है। लोकसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श जो अनुच्छेद नंबर ये 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। और मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाने का काम करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद। अब कुछ विटामिन है जैसे विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में क्या होती है? कमी होती है। जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर आपको बांझपन भी मिल सकता है। इससे क्या होता है? बांझपन होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनिन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। क्या? फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। और फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। और विटामिन के का कार्य क्या है? इसको रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का काम है। क्या? रक्त का थक्का बनाना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछेगा किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्या? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं विटामिन बी12 को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से। कितने? विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा नामक रोग। अब बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की? आपसे पूछे कि विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज किसने की? फंक ने किया विटामिन की खोज। किसने? फंक ने विटामिन की खोज की। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
टेकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, या फिर बांझपन। बात करते हैं विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम, इसकी कमी से रक्त का थक्का बनता है। ठीक, और बात करते हैं रक्त का थक्का नहीं जमता। और कोबाल्ट किसको कहा, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसे साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन की खोज किसने की, फंक ने की। और पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री चीनी फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो जो चीनी यात्री फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में ये भारत आया था। और ये चीन का निवासी था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चीनी यात्री था। और एक चीनी यात्री था वेनसांग, वेनसांग आया था, ये किसके शासनकाल में आया था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, ये भारत आके क्या किया, तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, और इसमें क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन किया। ठीक, तो यहाँ आके तो ये क्या किया, यहाँ पे अध्ययन का काम किया, ये अध्ययन अध्यापन किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हेनसांग की एक यात्रा वृतांत थी, ये पूछा जाता है कि हेनसांग की यात्रा वृतांत क्या है। तो CU की है यात्रा, इसकी CU की इसकी यात्रा वृतांत है। किसकी, हेनसांग की यात्रा वृतांत क्या है, CU की। और आपसे पूछे कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो ये है कैप्टन हॉकिंस था भारत आने वाला पहला अंग्रेज। ठीक, कैप्टन हॉकिंस था भारत आने वाला पहला अंग्रेज। और ये कब आया था, ये 1608 में आया था। और ये किसके दरबार में आया था, ये आपसे पूछे तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके, ये जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, अब आपसे पूछे ये किस जहाज से आया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से, हेक्टर नामक जहाज से आया था। तो देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वहीं हेनसांग पूछे किसके शासनकाल में आया, तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। और हेनसांग भी कहाँ का यात्री था, ये भी चीन का यात्री था, हेनसांग भी चीन का यात्री था। नालंदा विश्वविद्यालय में आके यहाँ पे हेनसांग ने अध्ययन किया, नालंदा विश्वविद्यालय में आके और हेनसांग ने अध्ययन किया। और इसकी यात्रा वृतांत का क्या नाम है, CU की। ये जो यहाँ पे घूमा टहला उसके बारे में ये वर्णन किया CU की में। ठीक, और पहले अंग्रेज यात्री जो भारत आया था उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था, 1608 ईस्वी में आया। और आपसे पूछे किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में। और किस जहाज से आया था, तो ये हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस आया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। कौन, इंदिरा गांधी के समय में ये आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। और फिर जाके आगे फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये भी करने वाली कौन थी, इंदिरा गांधी के काल में ये भी हुआ था, इंदिरा गांधी फिर ये भी की थी। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि RBI का, भारत का जो RBI इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपसे पूछे RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। कब, 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण। एक बैंक का नाम आप लोग याद रखेंगे, इंपीरियल बैंक, कई लोगों का याद भी होगा, इंपीरियल बैंक का नाम याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इंपीरियल बैंक की स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1921 में हुई। फिर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में। और फिर जाके इसका नाम क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक। तो इस तरह से भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में हुआ। अब बात करते हैं फिर जाके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। यहाँ पे डेट नहीं लिखे हम, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इस समय प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। और RBI का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे कब हुआ, तो 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ। वहीं इंपीरियल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1921 में 3 बैंकों का विलय करके किया गया था, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक मिला करके 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया। और फिर इसका राष्ट्रीयकरण आपसे पूछे 1955 में किया गया। फिर नाम इसका क्या हो गया, भारतीय स्टेट बैंक हो गया। और अगला प्रश्न है कि पोंगल त्योहार किस राज्य का है, तो पोंगल तमिलनाडु का है। कहाँ का, तमिलनाडु का पोंगल त्योहार। और इसी में जल्लीकट्टू नामक खेल किया जाता है,
कट्टू नामक खेल किसमें किया जाता है? जल्लीकट्टू नामक खेल ये पोंगल में ही किया जाता है और कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? आपसे पूछे कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्री रंगनाथ मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। क्या? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में कई मंदिर हैं और इसी वजह से हम लोग कुछ मंदिर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका नाम याद रखेंगे। जैसे आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में तो है, आप जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में कहाँ पे? मदुरई में तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में है, आप जानते हैं, लेकिन आपसे पूछे कि तमिलनाडु में कहाँ पे? तो तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु तंजावुर में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत का दक्षिणतम भाग, मुख्य भूमि का आपसे पूछे दक्षिणतम भाग क्या है? तो भारत का दक्षिणतम भाग, लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे मुख्य भूमि का पूछ रहा है। ठीक, मुख्य भूमि का, तो मुख्य भूमि का भारत का दक्षिणतम भाग क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक, कन्याकुमारी, जिसको ही क्या कहते हैं? इसे केप केमोरिन भी कहते हैं, केप केमोरिन भी कहते हैं कन्याकुमारी को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जगह ही नहीं है, क्या हम लोग बात ज्यादा करें। ठीक, देखिए पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। और जल्लीकट्टू यहाँ पे खेला जाता है इस खेल में, तो इस त्योहार में जल्लीकट्टू नामक खेल खेले जाते हैं। यहाँ पे जो दौड़ कराई जाती है जानवरों की। ठीक, आगे प्रश्न है कि भरतनाट्यम कहाँ का है शास्त्रीय नृत्य? तो भरतनाट्यम आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु का। सबसे बड़ा भारत का मंदिर कौन सा है? तो यहाँ पे इंडिया इंडिकेट करेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। क्या? श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर है। और ये कहाँ पे मंदिर? तमिलनाडु में स्थित है। वही मीनाक्षी मंदिर आपसे पूछे कहाँ पे है? तो मदुरई तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर है। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये तंजावुर तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है। भारत का दक्षिणतम भाग, मुख्य भूमि का पूछे दक्षिणतम भाग, तो कन्याकुमारी है। और इसको क्या कहते हैं? केप केमोरिन भी कहते हैं। ये भी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ व्यक्ति का हृदय स्पंदन प्रति मिनट कितना होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का हृदय प्रति 72 बार प्रति मिनट होता है। कब 72 बार प्रति मिनट होता है? और हृदय में आपसे पूछे कि कक्ष कितने होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन? 2 अलिंद होता है, 2 अलिंद एंड क्या होता है? 2 निलय होता है। 2 अलिंद 2 निलय होता है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हृदय का, यहाँ पे हृदय पहले यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। हृदय, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना। रक्त को क्या करना? पंप करना इसका काम होता है। जबकि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो इसका काम है किडनी का। आपसे पूछे कि रक्त शुद्ध कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। वृक्क, या फिर आप लोग याद रखेंगे वृक्क या फिर किडनी करता है रक्त को शुद्ध करने का काम। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि शरीर से हृदय में रक्त कौन सी क्या ले जाती है? हृदय में रक्त ले जाने का काम, शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिराएं करती हैं। और वहीं आपसे पूछे कि हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम क्या करती है? हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम ये आपके धमनी करती है। कौन? धमनी करती है। हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम धमनी करती है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। वहीं आप लोग याद रखेंगे हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक, कार्डियोलॉजी कहते हैं हृदय के अध्ययन को। तो इतने प्रश्न आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि स्वस्थ व्यक्ति का हृदय स्पंदन प्रति मिनट कितनी बार होता है? तो प्रति मिनट 72 बार होता है। और हृदय का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है रक्त को पंप करना। और वहीं रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी का है। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक, बात करते हैं शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिराएं करती हैं।
शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिरा करती है, वहीं हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम धमनी करती है, और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। ठीक, और भारत का और विश्व में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। विश्व में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी हैं, इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? तो देखिए, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी। कौन? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी? तो जे फॉर ज्वालामुखी यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। ये कहाँ पे? इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर। और इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट पड़ता है? ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कब? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे अमेरिका ऐसा लिखना ठीक नहीं होगा, नहीं तो आप लोग विद्रोह कर देंगे। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछेगी विश्व की ये जो कोटोपैक्सी है, ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक, ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है। ठीक, ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मोना लावा ज्वालामुखी के बारे में। मोना लोवा ज्वालामुखी। अब मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये हवाई द्वीप पे है, हवाई द्वीप। और इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता है कि ये विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विश्व की सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे और बात करेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी कहाँ पे? हवाई द्वीप पे। किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे? ये भी हवाई द्वीप पे। और अग्नि मेखला क्यों प्रसिद्ध है? भारत में अग्नि मेखला क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अग्नि मेखला कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पे ये सक्रिय ज्वालामुखी के लिए फेमस है। कि ज्वालामुखी किस तरह के? सक्रिय ज्वालामुखी के लिए ये प्रसिद्ध है। क्या? अग्नि मेखला। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अब पूछे कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, अंडमान निकोबार में है। और कुछ विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी, भारत या विश्व की सक्रिय ज्वालामुखी को देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में। इक्वाडोर किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में। और इसका विशेषता है कि विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित ज्वालामुखी है। ठीक, अब बात करते हैं, आपसे पूछे कि मोना लावा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? तो मोना लावा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप पे है। इसका विशेषता क्या है? विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी है, विश्व की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। और किलायू ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ये भी हवाई द्वीप पे है। अग्नि मेखला क्यों फेमस है? तो ये प्रशांत महासागर में, ये सक्रिय ज्वालामुखी के कारण प्रसिद्ध है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। और आरबीसी का निर्माण, आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन आपसे पूछे कि जब भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत एवं प्लीहा में होता है। कहाँ पे? प्लीहा में होता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे आरबीसी का मृत्यु कहाँ पे होता है? आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, यानी कि मरती कित कहाँ पे है? तो ये भी आपके यकृत और प्लीहा में मरता है। कहाँ पे? यकृत एंड प्लीहा में मरता है। इसी वजह से क्या कहते हैं? यकृत और प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये 20 से 120 दिन होता है। कितना? 20 से 120 दिन होता है। आगे भी बात करेंगे आरबीसी के बारे में। मानव शरीर में ब्लड बैंक क्या होता है? प्लीहा होता है। और आपसे पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण अवस्था में पूछे, ये यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है? तो यकृत और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। आरबीसी का कब्र इसीलिए यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। किसे? यकृत और प्लीहा को कहा जाता है। और इसकी आयु कितनी होती है? आरबीसी की 20 से 120 दिन इसकी आयु होती है। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। क्या? 6 से 14 बच्चों के लिए शिक्षा को
ये क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया। शिक्षा को क्या बना दिया गया, फंडामेंटल राइट, यहाँ पे लिखेंगे मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। ठीक, मौलिक अधिकार, सॉरी क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। 614 वर्षों के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसके तहत संविधान में कौन सी अनुसूची जुड़ी, इसके तहत संविधान में कौन सी अनुच्छेद जुड़े, तो इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जुड़ा। ठीक, 21 का ए जुड़ा गया। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, तो इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। ठीक, आगे बात करते हैं, आपसे पूछे कि 21वां यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ, शिक्षा को, इसके तहत शिक्षा को, ये पहले राज्य सूची का विषय था, इसके तहत शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके अब वर्तमान समय में किस सूची में है, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। किस सूची में, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री। और बात करते हैं शिक्षा सुधार का कार्यकाल किसका कार्यकाल को माना जाता है, शिक्षा सुधार का कार्यकाल, तो शिक्षा सुधार का जो कार्यकाल है किस, यहाँ पे किसका था, तो ये आपके विलियम बेंटिंग का था। शिक्षा सुधार का कार्यकाल किसका, विलियम बेंटिंग के कार्यकाल को माना जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि अंग्रेजी शिक्षा पे बल किसने दिया, अंग्रेजी शिक्षा पे बल किसने दिया, तो अंग्रेजी शिक्षा पे जोर देने का काम या फिर बल देने का काम किसने किया, लॉर्ड मैकाले ने किया। किसने, लॉर्ड मैकाले ने किया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। ठीक, 6वें संविधान संशोधन 2002 कब हुआ था, तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार बनाया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या किया गया, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में रखा गया। और ये प्रथम शिक्षा मंत्री आपसे पूछे कौन है, मौलाना अबुल कलाम, भारत के पहला शिक्षा मंत्री। और इसे किस अनुच्छेद 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इस संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया। और शिक्षा सुधार का कार्यकाल किसके कार्यकाल को माना जाता है, तो विलियम बेंटिंग के कार्यकाल को शिक्षा सुधार का कार्यकाल माना जाता है। वहीं अंग्रेजी शिक्षा पे बल किसके कार्यकाल में दिया गया, तो मैकाले के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया था बहुत काफी हद तक। ठीक, बात करते साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन, NaCl है साधारण नमक का रासायनिक नाम। आपसे पूछे कि इसका कहते क्या है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या, तो रासायनिक नाम ही पूछा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसका होता है फार्मूला। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि लॉफिंग गैस, ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। लॉफिंग गैस का फार्मूला क्या है, तो लॉफिंग गैस का फार्मूला N2O, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं किसको, लॉफिंग गैस को, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं पानी का आप सभी जानते होंगे H2O है, पानी का फार्मूला क्या है, H2O है। वहीं सिरका का आपसे पूछ ले फार्मूला क्या है, सिरका का, तो इसका सिरका का जो रासायनिक नाम है ये है आपका एसिटिक अम्ल। क्या, एसिटिक अम्ल है सिरका का रासायनिक नाम। या फिर आपसे क्या मिल सकता है, एथेनाइक अम्ल, इसका नाम एक और आप लोग याद रखेंगे, क्या है, एथेनोइक अम्ल, इसको याद रखेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। आप साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और बेकिंग सोडा का बात करें तो NaCO3 है। और बात करते हैं लाफिंग गैस का, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। और बात करते हैं पानी का, तो पानी का फार्मूला क्या होता है, H2O होता है। सिरका का फार्मूला एसिटिक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल भी इसे बोलते हैं। ठीक, तो ये दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा। और कर्क रेखा पे सूर्य कब सीधे चमकता है, तो 21 जून को कर्क रेखा को सूर्य सीधे चमकता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और
कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, ये आपसे पूछे कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कर्क रेखा को माही नदी काटती है, माही नदी। और आपसे पूछे किस राज्य में काटती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे राजस्थान में काटती है। और वहीं पे 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पूछे, इसको क्या कहते हैं, 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा, तो ये भी आप लोग ध्यान लिखेंगे दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं इसको क्या इसको क्या कहा जाता है, इसको मकर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा, मकर रेखा। और यहाँ पे सूर्य कब सीधे चमकता है, सूर्य कब सीधे चमकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर के दिन यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है। और बात करते हैं 22 दिसंबर को सूर्य सीधे चमकता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सबसे दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पे लिखा ही है ना, बड़ा दिन होता है। और बात करते हैं इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसे लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। कौन सी, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। ठीक, ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और वहीं आप लोग ध्यान रखेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, या फिर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को क्या, भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा, या फिर इसे क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। और इसको बात करें तो इस पे सूर्य कब सीधे चमकता है, तो सूर्य सीधे चमकता है 21 जून को, ये 2 बार चमकता है, 21 जून को और फिर 21 मार्च को और 23 सितंबर के दिन यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है। और इस दिन क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है, ये आपसे पूछे तो इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी, कांगो नदी 2 बार काटती है। आपसे पूछे कहाँ पे 2 बार काटती है, तो ये अफ्रीका में काटती है। कहाँ पे, अफ्रीका में काटती है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। सूर्य यहाँ पे 21 जून को सीधे चमकता है और इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कौन सी नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को, तो माही नदी 2 बार काटती है। किस राज्य में, राजस्थान में। और 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है, इसे कहते हैं मकर रेखा। और सूर्य 22 दिसंबर को ये आपके मकर रेखा पे सीधे चमकता है। और इस दिन और यहाँ पे 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और कौन सी नदी 2 बार काटती है यहाँ पे मकर रेखा को, तो लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। इसे कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो कांगो नदी 2 बार काटती है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में। और लिम्पोपो नदी भी कहाँ, किस महाद्वीप में काटती है, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये भी काटती है। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और विषुवत रेखा पे सूर्य सीधे कब चमकता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन यहाँ पे सूर्य सीधे चमकता है। 21 मार्च एंड 23 सितंबर के दिन सूर्य यहाँ पे विषुवत रेखा पे सीधे चमकता है। और इस दिन क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। पूरे गोलार्ध पे पूरे ग्लोब पे क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं कार्बन के मुख्य अपरूप क्या है, तो कार्बन के जो मुख्य अपरूप हैं, एक तो है आपका हीरा और एक है आपका ग्रेफाइट। ये कार्बन के 2 मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक, तो देख लेते हैं हीरा के बारे में। अब हीरा के बारे में आपसे पूछे कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो ये है हीरा। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ। अब हीरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पूछे हीरा कहाँ पाया जाता है, तो पन्ना की खान पे, पन्ना की खान। और पन्ना खान कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और वहीं आपसे पूछे विश्व में कहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे किम्बरले की खान, एक याद रखेंगे किम्बरले खान। ये कहाँ पे स्थित है, किम्बरले खान, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे, किम्बरले की खान, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है, तो ये भी आपके हीरा के लिए फेमस है। किसके लिए, हीरा के लिए फेमस है। और बात करते हैं हीरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, हीरा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन रूस करता है। और भारत में कौन सा राज्य करता है हीरा का सर्वाधिक उत्पादन, तो मध्य प्रदेश करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एंटवर्प के बारे में। एंटवर्प ये किसके लिए फेमस है, तो एंटवर्प जो कि कहाँ पे, बेल्जियम में है। एंटवर्प का बेल्जियम का एंटवर्प शहर, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा व्यापार का केंद्र है। विश्व का हीरा
विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार का केंद्र है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था। भारत में कोहिनूर हीरा की भी कहानी बहुत बड़ी है। तो कोहिनूर हीरा एक गोलकुंडा की खान से, कहाँ से, गोलकुंडा की खान से मिला था। और गोलकुंडा की खान कहाँ पे, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देख लेते हैं, कार्बन के मुख्य अपरूप हीरा और ग्रेफाइट है। और विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा, तो सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। और भारत में कौन सी खान है, पन्ना की खान है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है हीरे के लिए। और बात करेंगे किम्बरले की खान कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, ये हीरे के लिए फेमस है। और हीरा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश रूस है। और एंटवर्प बेल्जियम में है, ये हीरा व्यापार का केंद्र, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। और कोहिनूर हीरा ये गोलकुंडा की खान से निकाला गया था और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोलकुंडा की खान। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है। तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये दोनों मिलते हैं आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में ये दोनों मिलते हैं। ठीक, तो और बात करते हैं, आपसे पूछे कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। दो देशांतर के बीच आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। तो दो देशांतरों के बीच में सर्वाधिक दूरी, आप सभी जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और इनके बीचों में ज्यादा दूरी का अंतर होता है, हर जगह समान नहीं होता। लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। तो सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है। कहाँ पे, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। और कितना होता है, 111.32 किलोमीटर होता है। कितना, 111.32 किलोमीटर होता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे गोरे कहते हैं। क्या, गोरे कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो दो अक्षांश के बीच की दूरी ये कितनी होती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 111 किलोमीटर की दो अक्षांशों के बीच में दूरी होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या, कटिबंध कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसकी भौगोलिक स्थिति है। दो देशांतर के बीच में सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। तो दो देशांतर के बीच में सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और दो अक्षांश के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं आरबीसी का रंग लाल होने का कारण क्या है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। ठीक, और बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्या है, एनीमिया नामक रोग होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। और बात करते हैं इसे क्या कहते हैं, इसे रक्त क्षीणता यानी कि रक्त अल्पता कहते हैं, रक्त क्षीणता कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं आरबीसी में लौह यौगिक कौन सा पाया जाता है। ये आपसे पूछे आरबीसी में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें हिमैटिन नामक लौह यौगिक पाए जाते हैं। क्या, हिमैटिन नामक आरबीसी में लौह यौगिक पाए जाते हैं। और आरबीसी की आयु कितनी होती है, तो 20 से 120 दिन आरबीसी की आयु होती है, यानी कितने दिन तक ये जीवित होता है। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप, जो अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे, लामा और ऊंट के, लामा एंड ऊंट, ये लामा एक प्रकार का जानवर है जो पहाड़ों पे पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। और ऊंट के केंद्रक में, यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम, अपवाद स्वरूप लामा एंड ऊंट के आरबीसी में क्या पाया जाता है, ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इस लामा और ऊंट के आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में रिपीट करता है प्रश्न। तो देख लेते हैं आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे रक्त क्षीणता भी कहते हैं। आरबीसी में लौह यौगिक कौन सा होता है, हिमैटिन नामक लौह यौगिक होता है। इसकी आयु 20 से 120 दिन होती है। केंद्रक नहीं होता है, कौन से, तो कौन से
तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है, नहीं पाया जाता। जबकि अपवाद स्वरूप लामा एक जानवर है और ऊंट एक जानवर है, इसके केंद्रक, इसके जो आरबीसी होता है, इसके आरबीसी में केंद्रक होता है। तो ये भी सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत और पाक के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि भारत एंड चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, या फिर आपसे पूछे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, पाकिस्तान एंड आपसे पूछे कि अफगानिस्तान के बीच में, इसके बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो इसके बीच में आपके डुरंड लाइन है। कौन सा, डुरंड रेखा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा किसके बीच में है, तो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा एक कनाडा एंड यूएसए के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में। वहीं 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में है, तो 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा ये आपके उत्तरी कोरिया एंड दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। ठीक, दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, भारत और पाक के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ सीमा रेखा कहते हैं। और भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और अब हो गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा कहते हैं। वहीं 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश को क्या कहते हैं, कनाडा और अमेरिका के बीच में सीमा रेखा को कहते हैं। और 38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, नॉर्थ मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की अक्षांश रेखा। और हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित कादम्बरी के लेखक कौन है, तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। कौन, बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है। और बाणभट्ट आपसे पूछे कि किसके दरबार में रहते थे, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और आपसे कुछ किताब हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है, पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। कौन, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। वहीं आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखक आपको मिल सकते हैं कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, कौटिल्य वही विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य। इसके लेखक कौन है, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य इसके लेखक हैं। वहीं आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी या फिर अकबरनामा, आईने का अकबरी या फिर अकबरनामा के लेखक कौन है, तो ये अबुल फजल है। कौन, अबुल फजल है इसके लेखक। और वहीं आपसे पूछे कि अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक था ये राजनीति से संबंधित था। किससे, राजनीति से संबंधित था। यही एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किससे संबंधित है। यहाँ अर्थशास्त्र सब लोग क्या यहाँ पे पढ़ते हैं, पैसे के बारे में पढ़ते हैं, इस वजह से सब लोग वो इकोनॉमी वाला अर्थशास्त्र समझ लेते हैं। लेकिन ये वाला जो अर्थशास्त्र था ये राजनीति से संबंधित था। और अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था, हमने बताया था आपको, राजस्थान नागौर में इसका जन्म हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी अबुल फजल की हत्या किसने किया था, तो इनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया। किसने, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या किया। ठीक, तो ये भी सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि हर्षचरित तथा कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। और ये किसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के दरबार में। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है। वहीं अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है, चाणक्य है या फिर विष्णुगुप्त, आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी ये किससे संबंधित थी, ये राजनीति से संबंधित थी। वहीं आईने अकबरी के लेखक कौन है और अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल हैं। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, राजस्थान के नागौर में हुआ था। राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। और वहीं आपसे बात करें इनकी हत्या किसने की, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, ये 7 दिसंबर के दिन मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, थल सेना दिवस कब मनाते हैं। आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, वायुसेना
दिवस कब मनाते हैं, और आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस कब मनाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग बताएंगे। तो वायुसेना दिवस 15 जनवरी के दिन मनाते हैं वायुसेना दिवस, ठीक, 15 जनवरी के दिन वायुसेना दिवस, और सॉरी थल सेना दिवस 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, 8 अक्टूबर को दिन मनाते हैं वायुसेना दिवस। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस मनाते हैं। और थल सेना के हेड वर्तमान समय कौन है, तो थल सेना के हेड वर्तमान समय मनोज पांडे हैं। कौन, मनोज पांडे वर्तमान समय थल सेना के हेड हैं। और वहीं आपसे पूछे कि वायुसेना के हेड कौन है, तो विवेक राम चौधरी हैं वायुसेना के हेड। कौन, विवेक राम चौधरी वायुसेना के हेड है। वहीं आपसे पूछे कि नौसेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना के हेड कौन है, तो आर हरि कुमार है नौसेना के हेड, आर हरि कुमार नौसेना के हेड। भारत के पहले सीडीएस कौन थे, भारत के पहले सीडीएस जो थे वो विपिन, भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो विपिन चौहान थे भारत के पहले सीडीएस। और आप लोग वर्तमान समय में भारत के सीडीएस कौन है, ये आप लोग बताएंगे। और देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले आप लोग बताएंगे कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं, 7 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं, ये 15 जनवरी के दिन मनाते हैं। और वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 8 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। और वायुसेना के हेड कौन है, विवेक राम चौधरी। वहीं थल सेना के हेड कौन है, मनोज पांडे। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं, ये 4 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और नौसेना के हेड कौन है, आर हरि कुमार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने लगाया, तो करो और मरो का नारा गांधी जी ने लगाया। गांधी जी ने लगाया, कब लगाया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो जब आंदोलन चल रहा था उस समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था, तो ये 9 अगस्त या फिर 7 अगस्त भी, 8 अगस्त भी मिलता है। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये लगाया गया, ठीक। अब बात करते हैं गांधी जी के कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे आपसे पूछे कि इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन ओपिनियन के संपादक जो थे ये आपके कौन थे, ये आपके गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे। और बात करें आपसे पूछे कि नवजीवन या फिर यंग इंडिया नामक जो पत्र है ये किसका था, नवजीवन या फिर यंग इंडिया नामक ये पत्र किसका था, ये भी आपके, इसका प्रकाशन 1919 में, इसका प्रकाशन भी गांधी जी ने किया। किसने, गांधी जी ने किया। और आपसे पूछे कि हरिजन नामक पत्रिका किसने संपादन किया, हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया, तो हरिजन नामक पत्रिका का संपादन 1933 में ये भी किया था। किसने, पूरे से महात्मा गांधी जी ने, ठीक। तो ये सारे प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने लगाया, गांधी जी ने लगाया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और ये हुआ था 9 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन। और इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन है, गांधी जी थे, इंडियन ओपिनियन के संपादक, ठीक। और नवजीवन और फिर यंग इंडिया पत्र के संपादक कौन थे, ये भी आपके कौन थे, 1919 में गांधी जी ने इसका संपादन किया। और हरिजन नामक पत्रिका 1933 में गांधी जी ने पूरे महाराष्ट्र से इसका संपादन किया, ठीक, संपादन किया, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कौन, भोपाल गैस त्रासदी दिवस भी 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और भोपाल गैस त्रासदी दिवस कब हुआ था, ये 3 दिसंबर 1984 की घटना है। भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश के कहाँ पे, भोपाल में हुआ था। कहाँ पे, मध्य प्रदेश भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड की रिसाव के कारण। आपसे पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व एड्स दिवस भी 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। वहीं आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, वहीं आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाते हैं, ये आपके मनाते हैं 20 दिसंबर के दिन। कब, 20 दिसंबर के दिन। वहीं आपसे पूछे कि किसान दिवस कब मनाते हैं, किसान दिवस, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 30 दिसंबर के दिन किसान दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय
उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? ये सारे प्रश्न आप लोग दिसंबर माह के दिन का याद रखेंगे। ये 24 दिसंबर के दिन मनाते हैं। उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर के, वहीं किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन मनाते हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर के दिन मनाते हैं। इसी दिन भोपाल गैस त्रासदी भी हुआ था 3 दिसंबर 1984 में मध्य प्रदेश के भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण। विश्व एड्स दिवस को मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को मनाते हैं ये 20 दिसंबर के दिन। और किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर के दिन किसान दिवस। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ये है प्रश्न। तो मलयालम केरल की भाषा है, केरल में मलयालम बोला जाता है। और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो शास्त्रीय भाषा भारत में कुल कितनी बोली जाती हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो एक तो हो गया आपका मलयालम, और शास्त्रीय भाषा आप लोग याद रखेंगे तमिल। तमिल कहाँ पे बोला जाता है? ये तमिलनाडु में बोला जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिल की बात करें, इसको 2004 में बनाया गया, और ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। वहीं पे संस्कृत भी बोला जाता है, संस्कृत बोला जाता है, ये भी शास्त्रीय भाषा है। और हमारा तेलुगु भी है। तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है? तेलुगु ये तेलंगाना में बोला जाता है। और तेलंगाना का अर्थ क्या होता है? कि तमिल बोलने वालों की भूमि, तेलुगु बोलने वाले की भूमि को क्या कहते हैं? तेलंगाना कहते हैं। ठीक, तो तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है? तेलंगाना में बोला जाता है। वहीं कन्नड़ आपसे पूछे कहाँ पे बोला जाता है? कन्नड़, तो ये कर्नाटक में बोला जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। और वहीं आपसे पूछे कि उड़िया कहाँ पे बोला जाता है? उड़िया, तो उड़िया उड़ीसा में बोला जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में बोला जाता है उड़िया। तो और वहीं पे आपसे पूछे कि ये उड़िया सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। कौन सा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है? और इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, मलयालम किस राज्य का शास्त्रीय भाषा है? तो ये केरल का है। और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। और सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा तमिल है, तमिलनाडु में बोला जाता है, 2004 में बना। ये सबसे पुराना शास्त्रीय भाषा है। वहीं संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। और तेलुगु कहाँ पे बोला जाता है? तेलंगाना में। और कन्नड़ कहाँ पे बोला जाता है? कर्नाटक में। उड़िया कहाँ पे बोला जाता है? उड़ीसा में। और ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, इसे 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। ठीक, अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने कौन से राज्य रूस से खरीदा? तो अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने अलास्का को 1867 में, ये 1867 में रूस से खरीद लिया था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं अलास्का के बारे में। तो अलास्का को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे पहले आप लोग बताएंगे, जो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, बेरिंग जल संधि। आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो अगर पूछे किन 2 देशों के बीच में बेरिंग जल संधि, तो आप लोग बताएंगे ये रूस और अलास्का के बीच में, जबकि अलास्का कोई देश नहीं है, ये अमेरिका का ही हिस्सा है। तो ये रूस और अलास्का के बीच में बेरिंग जल संधि है। अगर आपको पूछे किन 2 महाद्वीपों के बीच में है, तो उत्तर साइड में है उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में। किन 2 देशों के, किन 2 राज्य कॉन्टिनेंट के बीच में? तो उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में बेरिंग जल संधि है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग बेरिंग जल संधि करता है। और अलास्का को क्या कहते हैं? तो इसे 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। क्या? 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। और 10,000 धुआरों की घाटी, अगर अलास्का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में अगर अलास्का नहीं है तो आपको कटमई पर्वत मिल सकता है। इसे ही कहते हैं, कटमई पर्वत को यहाँ पे 10,000 धुआरों की घाटी कहते हैं। ये स्थित कहाँ पे है? ये अलास्का में स्थित है, इस वजह से इसका जवाब अलास्का हो जाता है। ठीक, और आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? माउंट मैकिनले है। क्या? माउंट मैकिनले है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। या फिर इसे क्या कहते हैं? देनाली रेंज कहते हैं। क्या? देनाली रेंज कहते हैं। ये क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है? क्योंकि ये भी कहाँ पे स्थित है? ये अलास्का में स्थित है। कहाँ पे? अलास्का में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका ने कौन सा राज्य रूस से खरीदा? तो अमेरिका ने अलास्का को रूस से खरीदा 1867 में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बेरिंग जल संधि आपसे पूछे किन 2 देशों के बीच में, तो आप लोग रूस और अलास्का बताएंगे, या फिर रूस और अमेरिका के बीच में। और वहीं अलास्का इसका अमेरिका का ही प्रांत है। आपसे पूछे कि किन 2 महाद्वीपों के बीच में, तो उत्तरी
उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में है बेरिंग जल संधि। और 10,000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं? तो 10,000 धुआरों की घाटी कटमई पर्वत अलास्का को कहते हैं। और आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है या फिर देनाली रेंज है, ठीक। और ये कहाँ पे? अलास्का में स्थित है। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपसे पूछे कि राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितने वर्ष पे होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस तरह से होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का चुनाव के बारे में बात करें तो इसमें आपसे पूछे कि राज्यसभा में सदस्य का चुनाव कैसे होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष पे होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं? इनका चुनाव होता है, ठीक। प्रति 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। और जबकि सदस्यों का आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछे कितना वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है और अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, तो इसका कार्यकाल कैसा, ठीक। और राज्यसभा के बारे में संविधान में कौन सी अनुसूची है? तो अनुच्छेद किस में राज्यसभा की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति, ठीक। और बात करते हैं राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि ये भारत के सबसे पहले जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और ये भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इस वजह से इन्हें सबसे पहले क्या बना दिया गया? राज्यसभा का सबसे पहला पदेन सभापति बनाया गया। ये पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राज्यसभा की पहली महिला सभापति कौन थी? राज्यसभा की पहली महिला सभापति कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला सभापति का नाम क्या है? सन्नो देवी नाम है। क्या? सन्नो देवी राज्यसभा की पहली महिला सभापति का नाम है, ठीक। आपसे पूछे कि उच्च सदन किसे कहते हैं? उच्च सदन किसे कहते हैं? ये राज्यसभा को कहते हैं। और राज्यसभा को ही अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता। और राज्यसभा को ही द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहते हैं, ठीक। किसे? ये सभी राज्यसभा को कहते हैं, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, उसे पढ़ेंगे, आप लोग को निश्चित तौर पे ही याद हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और सदस्य का चुनाव 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष पे होता है, जबकि सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछे कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पे, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। और राज्यसभा में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन है। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। इसलिए राज्यसभा के पहले सभापति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्यों? क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति भारत के थे। और राज्यसभा की पहली महिला सभापति कौन है? तो सन्नो देवी हैं राज्यसभा की पहली महिला सभापति। और इसे उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। और फिर द्वितीय सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को ही कहते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिए। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है।
ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। ये किसके कालकाल में? ये मेयो के कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में। और आपसे पूछे भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो जब भारत की पहली नियमित जनगणना की शुरुआत 1981 में है। और ये किसके कार्यकाल में? इस समय किसका कार्यकाल था? तो ये रिपन के कार्यकाल, किसके? रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ। वहीं आपसे पूछे कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं? तो 1921 को कहते हैं जनगणना का महान विभाजक वर्ष। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना है, ये भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। और पहली जनगणना कब हो गया था? 1951 में हो गया था। और इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। क्या? इसे जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं जनसंख्या कितने वर्ष के अंतराल पे होता है? तो जनसंख्या जो है 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। कितने? 10 वर्ष के अंतराल पे होता है। और जनसंख्या का, इस जनसंख्या का जो जनसंख्या हुआ था 1972 में, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका थी इसकी शुभंकर। कौन? प्रगणक प्रगणक शिक्षिका थी इसकी शुभंकर। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में मेयो के कार्यकाल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में कार्यकाल रिपन का था। और जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? तो 1921 को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहते हैं। और भारत की स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में और इसकी पहली जनगणना 1951 में हुई थी। और इसे जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। और अंतराल कितने वर्ष के पे होता है? तो 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। किसने? विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और बात करते हैं कब किया था? तो 1784 में। और कहाँ पे किए थे? तो ये कोलकाता में इसकी स्थापना किए थे। ठीक, कोलकाता में इसकी स्थापना किए थे। वहीं आपसे पूछे कि अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? अभिज्ञान शाकुंतलम का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? सॉरी, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किसने किया? अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किसने किया? तो ये अंग्रेजी भाषा में, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में, और वो भी 1789 में। किसने किया? ये आपके विलियम जोन्स ने किया। किसने? विलियम जोन्स ने किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, विलियम जोन्स ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। ठीक, और आपसे पूछे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो ये आप लोग गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने किया। एग्जाम में पूछा गया 1784 कोलकाता में इसका स्थापना किए थे। और अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी भाषा में किए। और 1789 में विलियम जोन्स ने किया। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। आपसे पूछे कब हुआ था कांग्रेस का पहला अधिवेशन? तो 1885 में। इसकी खास बात क्या थी? तो इसमें पहले अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष इसमें बने थे कौन? WC बनर्जी। कौन? WC बनर्जी इसमें कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। और वहीं पे आपसे पूछे कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का सेकंड नंबर का, यानी कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। ये चारों अधिवेशन हम लोग देखेंगे। तो दूसरा वाला जो अधिवेशन है पहला मुंबई में हुआ और दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? फिर ये कोलकाता में, दूसरा वाला कोलकाता में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1886 में। इसमें क्या खास बात थी? तो इसमें कौन अध्यक्ष बने थे? ये दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष बने थे। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। इसमें क्या खास बात थी? तो इसमें ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपकी बात करें
और आपसे पूछे कि तीसरा वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपके तीसरा वाला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। और तीसरा वाला अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1887 में हुआ था। ये 1886 1887 में हुआ था। इसमें अध्यक्षता कौन किए थे मुंबई अधिवेशन की, तो इसमें अध्यक्षता किए थे आपके बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब इसकी अध्यक्षता किए थे। और बदरुद्दीन तैयब की यहाँ पे खास बात क्या है, तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक। और बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला चौथा वाला है, इसका अध्यक्षता कहाँ पे किया गया, इसका अध्यक्षता अधिवेशन हुआ, इसका अध्यक्षता अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ। कहाँ पे? कांग्रेस का तीसरा वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ, चौथा? इलाहाबाद में। और कब हुआ? ये 1888 में। और इसकी खास बात क्या है, इसमें अध्यक्ष बने थे कौन, इसमें अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल इसमें अध्यक्ष बने थे। और ये इसकी खास बात ये है कि ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। इसमें पहले अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ था 1886 में। और इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक। तीसरा अधिवेशन मुंबई में हुआ 1887 में। बदरुद्दीन तैयब इसमें अध्यक्ष थे। और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक। और चौथा वाला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ 1888 में हुआ। और ये जॉर्ज यूल इसमें अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस के पहले ये अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे। कौन? चंद्रशेखर राव। और वर्तमान समय में तेलंगाना के कौन मुख्यमंत्री है, वर्तमान में भी चंद्रशेखर राव भी यहाँ पे मुख्यमंत्री है। और तेलंगाना की बात करें, ये आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ, ये आप लोग बताएंगे। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग 2 जून 2014 को हुआ। कब? 2 जून 2014 को। और 2014 में ये 29 नंबर का भारत का राज्य बना था। ठीक। और बात करते हैं तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, आप लोग बताएंगे कि तेलंगाना का अर्थ क्या होता है। तो तेलंगाना का अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। क्या? तेलुगु भाषियों की भूमि, ये होता है तेलंगाना का अर्थ। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना का अर्थ तेलुगु भाषियों की भूमि होती है। और तेलंगाना की आपसे पूछिए राजधानी क्या है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 119 सीटें विधानसभा में। और वहीं पर पूछे कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं। और विधान परिषद में आपसे पूछे कितनी सीटें हैं, तो 17 सीटें हैं। ठीक। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि नवगठित तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर राव थे। वर्तमान समय में भी चंद्रशेखर राव ही मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था तेलंगाना, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां नंबर का राज्य बना था। तेलंगाना का अर्थ क्या होता है, तेलुगु भाषियों की भूमि होता है तेलंगाना का अर्थ। और इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। विधानसभा में 119 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और विधान परिषद में पूछे तो वहीं आपसे पूछे कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में 17 सीटें हैं। कितनी? लोकसभा में 17 सीटें हैं। और वहीं आपसे पूछे कि अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। और जिनेवा कहाँ पे, आप लोग जानते हैं, कई बार गए हैं, स्विट्जरलैंड में। और स्थापना इसका कब हुआ था, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और आपसे पूछे कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं। तो ये डेट आप लोग याद रखेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, ये मनाते हैं आपके 10 दिसंबर के दिन। और आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कौन हुई थी, कब हुई थी, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। और इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे उस समय, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे रंगनाथ मिश्र। कौन? रंगनाथ मिश्र बने थे।
और आपसे पूछे कि इनका कार्यकाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। कब? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु में जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अब विश्व मानवाधिकार आयोग के दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर के दिन मनाते हैं, ठीक। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र, ठीक। रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। और बात करें इनका कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन है? तो ये है आपका विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। कौन? कनाडा है, ठीक। और बात करते हैं भारत में कौन सी विश्व में भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा कौन है? भारत में बड़ा समुद्री सीमा को किसका है? तो गुजरात का है सबसे बड़ा समुद्री सीमा भारत के राज्यों में। अब कनाडा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कनाडा की राजधानी बताइए क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। आपसे पूछे कि वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये है आपका कनाडा। और आपसे पूछे कि विनिपेग झील कहाँ पे स्थित है? विनिपेग झील कहाँ पे स्थित है? तो विनिपेग झील आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है। या फिर आपसे पूछे कि ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे स्थित है? ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे स्थित है? या फिर आपसे पूछे ग्रेट बियर झील कहाँ पे स्थित है? ग्रेट बियर नामक झील कहाँ पे स्थित है? तो ये सारे के सारे झील कहाँ पे स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। कहाँ पे? कनाडा में स्थित है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? नियाग्रा जल प्रपात के बारे में बात करें कहाँ पे स्थित है? या फिर आपसे पूछे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश कहाँ पे? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन दो देशों के बीच में है? तो एक कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कनाडा में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कनाडा में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कनाडा में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं? तो साउथ साइड में प्रेरी घास के मैदान कनाडा में पाए जाते हैं। अमेरिका में भी प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। वहीं आपसे पूछे कि भारत में कौन से सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और अब कनाडा के बारे में बात करेंगे। वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ पे? कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। विनिपेग नामक झील कहाँ पे? कनाडा में। ग्रेट स्लैव झील कहाँ पे? कनाडा में। ग्रेट बियर झील कहाँ पे? कनाडा में। और घास के मैदान कौन सी? प्रेरी घास के मैदान, ये अमेरिका और कनाडा में दोनों में पाए जाते हैं। यूएसए और कनाडा में दोनों में पाए जाते हैं। नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों के बीच में? 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन दो देशों के बीच में? तो ये कनाडा और यूएसए के बीच में। ये सारे प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए विटामिन की बात आ गई। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। क्या? साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम है। वहीं आपसे पूछे कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवले में या फिर संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आंवले में, संतरे में विटामिन कौन सा? सी पाया जाता है। और वहीं पे आपसे पूछे कि गेहूं के अंकुर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गेहूं के अंकुर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गेहूं के अंकुर में जो है, गेहूं का अंकुर का जब तेल निकालते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसमें विटामिन ई पाया जाता है। कौन सा? विटामिन ई पाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन? मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन? या फिर आपसे पूछे कि सूर्य में से कौन सा विटामिन? सूर्य से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन डी, ठीक। विटामिन डी इसमें पाया जाता है। और आपसे पूछे कि मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मानव मूत्र में कौन सा विटामिन होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी होता है। और वहीं आप कोई भी मांसाहारी भोजन करते हैं, आप कोई भी मांसाहार भोजन करते हैं, मांसाहार भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? ये आप लोग बताएंगे। तो मांसाहार में विटामिन सी नहीं पाया जाता। कभी भी कोई भी मांसाहार भोजन करेंगे
तो इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो इसमें भी सब्जी में विटामिन डी नहीं पाया जाता, विटामिन डी नहीं पाया जाता सब्जी में। तो ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रश्न भी पूछा जाता है कि मांसाहार भोजन में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। सब्जी में आपसे पूछे कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन डी, कोई भी सब्जी खाएंगे आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा। ये सारे प्रश्न घुमा फिरा के प्रश्न में क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन में है। और कुछ विटामिन हम लोग देखेंगे कि किस तत्व में कौन सा विटामिन पाया जाता है। वहीं आपसे पूछे कि आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। गेहूं के अंकुर तेल में, गेहूं का अंकुर का जो तेल निकालेंगे तो उसमें विटामिन ई पाया जाता है। और मछली के यकृत तेल में या फिर सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसमें विटामिन डी मिलता है। और मांसाहार कोई भी भोजन करेंगे तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा, विटामिन सी नहीं पाया जाएगा, ठीक। और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाएगा, तो इसमें विटामिन डी नहीं पाया जाएगा। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, दूध में, तो इसमें भी विटामिन सी नहीं होता, दूध में विटामिन सी नहीं होता। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन सी दूध में नहीं होता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। और अरावली के बारे में बात करें, ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। और इसकी आयु लगभग कितनी वर्ष बताई जाती है, इसकी आयु 570 मिलियन ईयर इसकी आयु बताई जाती है। कौन, 570 मिलियन ईयर इसकी आयु बताई जाती है अरावली की। और कुछ नदियां निकलती हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी। लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, तो ये तीनों नदियां ही अरावली से निकलती हैं। अरावली की यहाँ पे पहाड़ी के पास से ही, आसपास से ही कहीं निकलती हैं, ठीक। आपसे पूछे कि पिपली घाट दर्रा कहाँ पाया जाता है, पिपली घाट दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके अरावली में स्थित है, पिपली घाट दर्रा। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा विस्तार है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका क्या नाम है, तो इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, धूपगढ़ है, क्या, धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी, 1350 मीटर। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गुरु शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली है। और इसकी आयु कितनी है, 570 मिलियन ईयर इसकी आयु है। और लूनी नदी, बनास नदी और साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम होता है। और पिपली घाट दर्रा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अरावली में पाया जाता है, पिपली घाट दर्रा। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्यों मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, क्योंकि इसी दिन रमन प्रभाव की खोज हुआ था, रमन प्रभाव की खोज हुआ था। और रमन प्रभाव की खोज किसने किया था, तो सीवी रमन ने किया था, रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने किया। और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1930 में इसके लिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसका, भौतिकी का नोबेल दिया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। और बात करते हैं, और यहाँ पे विज्ञान के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आप लोग बताएंगे कि अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भारत में, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भारत में कौन है, विक्रम साराभाई। कौन, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है, विक्रम साराभाई हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक अभी हमने आपको बताया ही कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये है आपके कौन, अरस्तु। अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो सबसे पहले जीव विज्ञान के शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कौन, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे, किस शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान का, ठीक।
तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की। इनके लिए इसे नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया, भौतिकी का नोबेल। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। और शब्द प्रयोग किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविवेनस ने किया। बात करते हैं म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या आता है? क्या म्यांमार की मुद्रा क्या आता है? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो म्यांमार की राजधानी नैपीदा है। क्या? नैपीदा म्यांमार की राजधानी है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदा म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीदा है म्यांमार की राजधानी। और आपसे पूछे कि म्यांमार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कौन सी जनजाति म्यांमार में पाई जाती है? तो कचिन नामक जनजाति म्यांमार में पाई जाती है और लाई नामक जनजाति, ये दोनों म्यांमार में पाई जाती है। आपसे पूछे कि सोडिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? सोडिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? तो सोडिम पैगोडा का देश ही किसे? म्यांमार को कहते हैं सोडिम पैगोडा का देश। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या है? म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। और इसका पुरानी राजधानी क्या थी? तो वर्मा के पुरानी राजधानी क्या थी? रंगून। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं म्यांमार के संसद का क्या नाम है? तो म्यांमार का संसद का नाम है पीयूथी। म्यांमार के संसद का नाम है पीयूथी हटाओ, ये म्यांमार के संसद का नाम है। और म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो म्यांमार में बर्मीज भाषा बोली जाती है। कौन सी? बर्मीज भाषा म्यांमार में बोली जाती है। और अराकान योमा पर्वत कहाँ पे है? अराकान योमा नामक पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके म्यांमार में स्थित पर्वत है। कहाँ पे? म्यांमार में स्थित पर्वत है। ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। देखिए म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो क्या है म्यांमार की मुद्रा? राजधानी क्या है? नैपीदा है म्यांमार की राजधानी। म्यांमार में कौन सी जनजाति होती है? काचिन और लाई नामक जनजाति म्यांमार में पाई जाती है। सोडिम पैगोडा का देश किसे कहते हैं? सोडिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? वर्मा है। रंगून इसकी राजधानी है। और म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है? बर्मीज। म्यांमार के संसद का क्या नाम है? पीयूथी हुताओ या फिर पीयूथी हटाओ नामक इसकी संसद का नाम है। ठीक, अराकान योमा पर्वत कहाँ पे पाया जाता है? म्यांमार में पाया जाता है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक ने करवाया था। और चोल वंश में इसका निर्माण किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किस शैली में बना हुआ है? तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और द्रविड़ शैली के हमारे पास कुछ और मंदिर हैं। द्रविड़ शैली के कुछ अन्य मंदिर के बारे में देखेंगे। कौन सी मंदिर द्रविड़ शैली में है? तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे कांचीपुरम का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? कांचीपुरम का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण है नरसिंह वर्मन सेकंड। कौन? नरसिंह वर्मन सेकंड इसका निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन सेकंड। और बात करते हैं इसकी उपाधि क्या थी? नरसिंह वर्मन सेकंड की उपाधि की भी बात करें तो इसकी उपाधि राजसिंह की, राजसिंह इसकी उपाधि थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर। तो एलोरा का कैलाश मंदिर भी ये आपके द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और ये कृष्ण प्रथम किस वंश के शासक थे? ये राष्ट्रकूट शासक थे। किस वंश के शासक? राष्ट्रकूट शासक थे। और ये किस नगर में स्थित है? तो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। संभाजी नगर ये किसके नया नाम है? तो ये आपके जो औरंगाबाद है उसका नया नाम है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो चोल वंश के शासक ने करवाया था। राजराज प्रथम इसका नाम था। और ये द्रविड़ शैली में बनाया गया, तमिलनाडु में बना है ये मंदिर। ठीक, और द्रविड़ शैली के कुछ और मंदिर हैं, जैसे कि आपके अन्य मंदिर कौन कौन से? कांचीपुरम के मंदिर हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। और नरसिंह वर्मन सेकंड इसका निर्माण कराया था। और एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक था। और ये स्थित है कहाँ पे? संभाजी नगर में। और राज सिंह नाम है नरसिंह वर्मन सेकंड का उपाधि है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगर आपसे पूछे कि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कोसी नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो ये गोसाई धाम चोटी से होता है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से? गोसाई धाम चोटी से होता है
कोसी नदी का उद्गम। और बात करते हैं कोसी नदी पे कौन सी परियोजना, तो कोसी नदी परियोजना से, कोसी नदी परियोजना है, यहाँ से लाभ कौन कौन से राज्यों को मिलता है, कोसी नदी परियोजना को, कोसी नदी परियोजना से लाभ किसको किसको मिलता है, तो ये एक आप लोग याद रखेंगे बिहार को इससे लाभ मिलता है और एक नेपाल को। कोसी नदी परियोजना से बिहार और नेपाल को लाभ मिलता है। ठीक, और आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसे, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। वहीं आपसे पूछे कि उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। किसे, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। वहीं आपसे उड़ीसा महानदी पे ही कौन सा बांध बना हुआ है, हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा, हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। वहीं आपसे पूछे कि चीन का शोक किसे कहते हैं, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। चीन का शोक वांगो नदी को कहते हैं, वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे पीली नदी भी कहते हैं। क्या, पीली नदी भी इसे कहते हैं। तो ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गोसाई धाम चोटी से होता है इसका उद्गम। और कोसी नदी परियोजना को लाभ कहाँ से मिलता है, तो कोसी नदी परियोजना को से बिहार को लाभ मिलता है, नेपाल को लाभ मिलता है। बंगाल का शोक किस नदी को, दामोदर नदी को कहते हैं। वहीं उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं, महानदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं। महानदी पे हीराकुंड बांध बना हुआ। चीन का शोक किसे कहते हैं, वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। इसे पीली नदी भी कहते हैं। चीन का सभ्यता वांगो नदी के किनारे ही विकसित हुआ है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब कहाँ पे हुई थी, इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है। संघाई कहाँ पे, ये चीन का एक शहर है संघाई, यहाँ पे स्थित है इसका हेडक्वार्टर। आपसे पूछे कि एडीबी बैंक, एडीबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है मनीला फिलीपींस में। कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और मनीला फिलीपींस की बात करें तो ये यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और जबकि एडीबी बैंक की स्थापना की बात करें तो ये 1966 में इसकी स्थापना हुई। वहीं आपसे पूछे कि एडीबी का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका है फुल फॉर्म। आपसे पूछे कि आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, आईएलओ का हेडक्वार्टर या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा में। कहाँ पे, जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी स्थापना 1919 में हुई। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, संघाई चीन में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1900, तो इसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में। वहीं पे एडीबी बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसे कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। आईएलओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में स्थित है और 1919 में इसकी हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे, भारत के लद्दाख राज्य में, यूनियन टेरिटरी है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे बड़ा ये नेशनल पार्क है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है दुधवा नेशनल पार्क। आपसे पूछे कि शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में। किस पर राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। वहीं आपसे ये शिवपुरी नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी नेशनल पार्क पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपसे पूछे कि घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो घना पक्षी विहार जिसे क्या कहते हैं, केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, केवलादेव नेशनल पार्क या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। वहीं पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क पूछे आपसे कहाँ पे स्थित है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में। और ये किस झील पे, तो ये लोकटक झील पे बना हुआ है। किस झील पे, लोकटक झील पे बना हुआ है। और इसकी विशेषता है, ये भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, भारत का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन नेशनल पार्क स्थित है। तो यहाँ पे बंगाल टाइगर पाए जाते हैं।
यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके लिए ये प्रसिद्ध है, किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। शिवपुरी नेशनल पार्क कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे क्या पक्षियों के लिए ये फेमस है। और घना पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है, तो घना पक्षी विहार केवलादेव नेशनल पार्क भी इसे कहते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है। और लोकटक झील भी कहाँ पे है, मणिपुर में है। सॉरी, लोकटक झील पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है और ये भारत का एकमात्र नेशनल तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरवन नेशनल पार्क में। चरक किसके दरबार में रहते थे, तो चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चरक किसके चिकित्सक थे, तो ये आयुर्वेद के चिकित्सक। चरक किसके चिकित्सक थे, तो ये आयुर्वेद के चिकित्सक थे। किसके, आयुर्वेद के ये चिकित्सक थे। एक आयुर्वेद के चिकित्सक और थे जिनका नाम था क्या, धन्वंतरी। एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे धन्वंतरी, धन्वंतरी। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे इसको। एक आयुर्वेद के चिकित्सक थे जिनका नाम था धन्वंतरी। और ये बात करते हैं धन्वंतरी के बारे में बात करेंगे। तो ये कहाँ के, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किनके, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। ये भी किसके चिकित्सक थे, ये भी आयुर्वेद के चिकित्सक थे। और वहीं आपसे पूछे चरक किसके चिकित्सक थे, तो ये भी आयुर्वेद के चिकित्सक थे। ये किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। और चरक संहिता की रचना किसने की, चरक संहिता की रचना किसने की, तो चरक संहिता की रचना भी किसने की, चरक ने किया। चरक संहिता की रचना चरक ने किया। और चरक संहिता में बताया गया है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, तो इसमें बताया गया है कि मानव शरीर में कुल 360 हड्डी होती है। कितनी, 360 हड्डी होती है। और कनिष्क के शासन काल में और कौन कौन से रहते हैं, कनिष्क के शासन काल में और कौन कौन से विद्वान रहते हैं, तो देखिए इसमें अश्वघोष रहते हैं इन्हीं के शासन काल में। कौन, आपसे पूछे कि अश्वघोष किसके शासन काल में रहते थे, तो अश्वघोष भी कनिष्क के शासन काल में रहते थे। नागार्जुन कनिष्क के शासन काल में रहते थे। वहीं आपसे पूछे कि वासुमित्र किसके शासन काल में रहते थे, वासुमित्र भी आपके इन्हीं के शासन काल में रहते थे। और चरक तो इनके शासन काल में थे ही। ठीक, तो नागार्जुन थे, आपके अश्वघोष थे, और कौन थे आपके, वासुमित्र थे, चरक थे। तो ये सभी किसके शासन काल में रहते थे, ये सभी कनिष्क के शासन काल में रहते थे। तो कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे, तो चरक के किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के दरबार में। ये एक आयुर्वेद चिकित्सक थे। वहीं धन्वंतरी भी आयुर्वेद चिकित्सक थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ये भी आयुर्वेद चिकित्सक थे। चरक संहिता की रचना किसने की, चरक ने किया। और इसमें मानव शरीर में 360 हड्डियां बताई गई है। कनिष्क के शासन काल में अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे, और नागार्जुन भी, अश्वघोष भी रहते थे, वासुमित्र भी रहते थे, और चरक तो रहते ही रहते थे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि भारत गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से गुजरती है, यूपी के कितने जिलों से होके जाती है, तो यूपी के कितने जिलों से होके जाती है, कुल 28 जिलों से होके जाती है। और यूपी में लंबाई कितनी, 1450 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। और सबसे सर्वाधिक प्रवाह यूपी में ही होता है गंगा नदी का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। वहीं आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से होता है गंगा नदी का उद्गम। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी को बांग्लादेश में नाम का क्या होता है, बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। क्या, पद्मा कहते हैं। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी, आप पूछे कि सहायक नदी कौन सी, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और गंगा की वितरिका कौन सी है, एक वितरिका है गंगा नदी के जिसका क्या नाम है, हुगली। हुगली नदी गंगा की वितरिका है। और ये गंगा से अलग कहाँ पे होती है, तो ये गंगा से अलग कहाँ पे होती है, कोलकाता से होती है। कहाँ पे, कोलकाता में ये गंगा से अलग होती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और हमारा राष्ट्रीय नदी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। कौन,
गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है और इसे गंगा नदी कब घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी? 2008 में घोषित किया गया। तो ये भी सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आपसे पूछे कि यूपी के कितने जिलों में बहती है? तो यूपी के कुल 28 जिलों में बहती है और यूपी के कुल 28 जिलों में बहती है। तो यूपी में प्रवाह सबसे ज्यादा है, गंगा नदी का सबसे अधिक प्रवाह है यूपी में। और कुल कितने किलोमीटर बहती है? तो कुल 1450 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी की उद्गम कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है। और बंगाल में किस नाम से जानते हैं गंगा नदी को? बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। और सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की यमुना सहायक नदी है। और वितरिका क्या है गंगा नदी की? हुगली नदी है। और ये गंगा नदी से अलग कहाँ पे होती है? कोलकाता में। और हमारी राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी है। और ये कब घोषित किया गया? तो 2008 में से घोषित किया गया राष्ट्रीय नदी। ठीक। भारत में मेट्रो मैन कौन कहा जाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत में मेट्रो मैन। और मेट्रो की शुरुआत भारत में कब से कहाँ से हुई? कब से हुई? मेट्रो शुरू कहाँ से हुई भारत में? तो मेट्रो की जो शुरुआत है ये हुई 1984 में। 1984 में। और कहाँ पे? कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई। कहाँ पे? कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई। बात करें भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कौन सा है? भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत भी कहाँ से हुई? तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरुआत हुई, कोलकाता में। और किस नदी पे शुरू की गई? तो इसको भी हुगली नदी पे बनाया गया। हुगली नदी पे ही उसकी शुरुआत की गई। ठीक। और बात करते हैं भारत की पहली वाटर मेट्रो कौन सी है? भारत की पहली वाटर मेट्रो कौन सी है? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो क्या है? तो कोच्चि मेट्रो है। भारत की पहली वाटर मेट्रो क्या है? कोच्चि मेट्रो है। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में बनाया गया। ठीक। और भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? तो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ पे बन रहा है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत के मेट्रो मैन कौन पुरुष कहलाते हैं? तो श्रीधरन को कहा जाता है भारत के मेट्रो मैन। भारत में मेट्रो की शुरुआत कब से हुई? 1984 में कोलकाता से इसकी शुरुआत हुई। भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे शुरू किया गया? तो कोलकाता में शुरू किया, हुगली नदी पे इसे शुरू किया गया। भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई गई? तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू किया गया। और गहरा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में बन रहा है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप पे स्थित है। और अंडमान निकोबार के बारे में बात करेंगे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की ये क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। सैडल पीक है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। और अंडमान निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप है अंडमान निकोबार में ज्वालामुखी। और कौन ये कैसी ज्वालामुखी है बैरन द्वीप? तो ये अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और आपसे पूछे कि डंकन पास कहाँ पे स्थित है? डंकन दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में ही स्थित है। और अंडमान निकोबार का अन्य नाम क्या है? तो इसे मरकत द्वीप कहा जाता है। मरकत द्वीप कहा जाता है अंडमान निकोबार का, ये इसका अन्य नाम है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको पहले मरकत द्वीप कहते हैं। काला पानी भी अंडमान निकोबार को ही कहा जाता है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार के ही एक द्वीप पे, जिसका क्या नाम है? ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप पे ये स्थित है। ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो और भारत का ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। भारत अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। तो देख लेते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी आपसे पूछे तो पोर्ट ब्लेयर है। आपसे पूछे कि डंकन दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में यूनियन टेरिटरी यहाँ पे स्थित है। और ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। भारत का सबसे
एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का? इंदिरा पॉइंट है। ये किसके? अंडमान निकोबार के एक द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। और मरकत द्वीप किसे कहते हैं? ये अंडमान निकोबार को ही मरकत द्वीप कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। क्या है? मध्य अंडमान, ये सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी अहमद शाह अब्दाली हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। 1761 में हुआ था। ठीक, विजयी अहमद शाह अब्दाली। एक थे पंडित जसराज, एक थे काशीराज पंडित। और काशीराज पंडित का कहना है, काशीराज पंडित, इनके बारे में प्रश्न क्या बनता है कि ये पानीपत का युद्ध ये स्वयं देखे थे। ये स्वयं ये पानीपत का युद्ध देखे थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये सबसे पहले ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पानीपत का युद्ध स्वयं देखे थे। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में लड़ा गया। किसके बीच में? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें क्या हुआ? यहाँ पे बाबर क्या हो गया? विजयी हो गया। ठीक, और पानीपत का दूसरा जो युद्ध है 1556 ईस्वी में लड़ा गया। और ये किसके बीच में हुआ था? ये बैरम खान एंड बैरम खान वर्सेस हेमू के बीच में। ठीक, और इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी बैरम खान हुआ था। ठीक, तो ये सारे प्रश्न। और पानीपत के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? तो ये पानीपत हरियाणा को कहते हैं। पानीपत हरियाणा को ही कहते हैं बुनकारों का शहर। ठीक, तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा वर्सेज अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, जिसमें विजयी कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली। 1761 में हुआ था। कब? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और काशीराज पंडित का ये मानना है कि वे स्वयं देखे थे पानीपत का तीसरा युद्ध अपने आंखों से। पहला प्रश्न है पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खान और हेमू के बीच में। इसमें विजयी कौन हुआ? बैरम खान। बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत हरियाणा को कहते हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। भद्रा जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। क्या? बेंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सिलिकॉन वैली भारत का कहाँ पे? सिलिकॉन वैली भारत का कहाँ पे है? तो सिलिकॉन वैली भी किसे कहते हैं भारत का? तो बेंगलुरु को ही कहते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहते हैं। और कुछ चीज़ें जो कर्नाटक के बारे में है वो आपसे पूछे कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? और घाट प्रभा जो पक्षी अभ्यारण्य है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सारे के सारे आपके कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि अलमाटी बांध कहाँ पे स्थित है? अलमाटी बांध कहाँ पे है? तो अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पे बना हुआ है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है, कृष्णा नदी पे। और वहीं पे बात करें धारावाड़ का पठार कहाँ पे? धारावाड़ पठार कहाँ पे स्थित है? तो धारावाड़ पठार कर्नाटक में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। राजधानी कर्नाटक का बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली भारत का किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। बांदीपुर पक्षी अभ्यारण्य, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य, ये सारे कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अलमाटी बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी पे बना हुआ है, कर्नाटक में। और धारावाड़ पठार कहाँ पे पाया जाता है? कर्नाटक में। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व में कौन सा सबसे अधिक देशों के साथ सीमा बनाते हैं? कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ विश्व में सीमा बनाता है? तो चीन और रूस। चीन एंड रूस ऐसे दो देशों हैं जो 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। 14 देश के साथ सीमा बनाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। और आपसे पूछे कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश। कौन? मालदीव है एशिया का सबसे छोटा देश। वहीं आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे
बड़ा सागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर है विश्व का सबसे बड़ा सागर। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और चीन में कौन सा चक्रवात पाए जाते हैं? चीन में कौन सा टाइफून नामक चक्रवात चीन में पाया जाता है? कौन? टाइफून नामक चक्रवात चीन में पाया जाता है। और चीन में कुछ नदियाँ बहती हैं, जैसे एक आपका हो गया यांगसी नदी। तो यांगसी नदी की विशेषता क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है। क्या? एशिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी यांगसी नदी है। ठीक, और आपसे पूछे कि यांगसी नदी चीन में पाए जाते हैं, और एक है वहांगो नदी। वहांगो नदी कहाँ पे पाए जाते हैं? वहांगो नदी भी कहाँ पे पाए जाती है? ये भी चीन की है। और ये बात करते हैं, इसे पीली नदी कहते हैं। वांगो नदी को पीली नदी कहते हैं। और यहाँ पे वांगो नदी को बात करें, यहाँ इसी के किनारे चीन की सभ्यता का विकास हुआ है। इसी के किनारे वांगो नदी के किनारे क्या हुआ? तो वांगो नदी के किनारे ही चीन की सभ्यता का विकास हुआ। चीन की सभ्यता का विकास हुआ। और वांगो नदी की बात करें तो यहाँ पे इसे चीन का शोक कहते हैं। क्या? चीन का शोक भी इसे कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है? तो चीन और रूस दो ऐसे देश हैं जो 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, जैसे एशिया में स्थित है रूस, और ये जो रूस दो महाद्वीप में स्थित है, एशिया और यूरेशिया में, सॉरी एशिया और यूरोप में, इस वजह से वो सबसे बड़ा देश नहीं है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, और छोटा देश है मालदीव। और विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर है विश्व का सबसे बड़ा सागर। विश्व में सबसे चक्रवात कौन सा चीन में आता है? तो चीन में टाइफून नामक चक्रवात आता है। चीन में कुछ नदी है, जैसे यांगसी नदी चीन में बहती है, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। और वांगो नदी भी चीन में बहती है, इसे पीली नदी कहते हैं। चीन की सभ्यता का विकास वांगो नदी के किनारे, चीन का शोक भी किसे कहते हैं? वांगो नदी को कहते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, क्रूगर नेशनल पार्क। और दक्षिण अफ्रीका में ये अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? अफ्रीका की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो जोहान्सबर्ग को कहते हैं अफ्रीका की स्वर्ण नगरी। क्या? जोहान्सबर्ग को कहते हैं दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी। और आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? तो किम्बरले की खान भी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो वेल्स घास के मैदान पाए जाते हैं, कौन से? वेल्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? पहले अश्वेत यानी कि काले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेशनल मंडेला इनका नाम था, नेशनल मंडेला। ये कहाँ के संबंधित थे? ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, कहाँ के? तो दक्षिण अफ्रीका के। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन की कहाँ से लिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। तो इतनी चीज़ें आप लोग दक्षिण अफ्रीका से याद रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में क्रूगर नेशनल पार्क और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। स्वर्ण नगरी दक्षिण अफ्रीका की किसे कहते हैं? जोहान्सबर्ग को कहते हैं स्वर्ण नगरी, क्योंकि यहाँ पे सोने का खान है। और किम्बरले की खान कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के घास को क्या कहते हैं? वेल्स घास का मैदान कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेशनल मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के। और संविधान संशोधन भारत में कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। मौसम संबंधी घटना किस परत में होती है? तो मौसम संबंधी जितनी भी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ मंडल की बात करें, ये सबसे मतलब वायुमंडल का सबसे निचला परत आपसे पूछे कौन सा है? क्षोभ मंडल है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाए जाते हैं? सर्वाधिक घनत्व वाला किस मंडल में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? तो सर्वाधिक घनत्व भी क्षोभ मंडल में होता है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? सर्वाधिक जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो क्षोभ मंडल में ही कितना 90% यहाँ पे जलवाष्प सर्वाधिक 90% पाए जाते हैं क्षोभ मंडल में। आपसे पूछे कि मेघ गर्जन किस मंडल में होता है? मेघ गर्जन किस मंडल में होता है? तो ये सारी की सारी घटनाएं किस मंडल में? क्षोभ मंडल में होता है। और क्षोभ मंडल की बात करें, आपकी धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई की बात करें कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल का विस्तार पाया जाता है। और
165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 165 मीटर की ऊंचाई क्षोभ मंडल पे जाने पे आपके तापमान में कितना परिवर्तन आएगा? आपके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। मौसम संबंधी घटना किसमें होती है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है। तो वायुमंडल का सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल, सर्वाधिक घनत्व वाला परत क्षोभ मंडल है और सर्वाधिक जलवाष्प वाला परत की क्षोभ मंडल लगभग 90% जलवाष्प इसमें पाए जाते हैं। न्यूज गर्जन किस मंडल में होता है? इस क्षोभ मंडल में। क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं कहाँ पे हो रही है? क्षोभ मंडल में। और धरातल की ऊंचाई कहाँ कितनी? 14 किलोमीटर धरातल की ऊंचाई और 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे आपके तापमान में क्षोभ मंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी, 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है व्हीलर झील। और बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं डल झील कहाँ पे स्थित है? डल झील कहाँ पे स्थित है? तो ये भी आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं खारे पानी की भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। बात करें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ये है आपकी तो गोविंद सागर झील है भारत की सबसे बड़ी झील। गोविंद सागर झील है भारत की सबसे बड़ी झील। अगर आपसे पूछे कि गोविंद सागर झील किस यहाँ पे बांध पे बना हुआ है? ये भाखड़ा नांगल बांध पे बना है, भाखड़ा नांगल बांध पे। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे? तो ये सतलुज नदी पे बना हुआ है, सतलुज नदी पे बना हुआ है। और किस राज्य में? ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। अब बात करते हैं लोकतक झील की। बात करते हैं लोकतक झील कहाँ पे है? तो लोकतक झील कहाँ पे है? ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर में स्थित है लोकतक झील। आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है? लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो लोनार झील कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। और ये क्रेटर से निर्माण हुआ है, क्रेटर प्रकरण से इसका निर्माण हुआ था। देवताल झील कहाँ पे स्थित है? देवताल झील आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? तो देवताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित। तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? व्हीलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और लोकतक झील कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित क्रेटर झील है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील है। और ये भाखड़ा नांगल बांध पे बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बना हुआ? सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। देवताल झील कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। स्वतंत्र भारत स्वतंत्रता के समय भारत कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, जेबी कृपलानी थे। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हुआ था। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी आप लोग बताएंगे। ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर क्लीमेट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कौन? क्लीमेट एटली थे वर्तमान उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी से थे? तो ये लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी से इनकी सरकार थी। और बात करते हैं तो अब जाके जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पहले वायसराय बने, यहाँ पे लिख लेते हैं। भारत के पहले वायसराय थे, भारत के पहले वायसराय बने माउंटबेटन। कौन? भारत के पहले वायसराय बने थे। तो इस समय भारत में वायसराय थे माउंटबेटन। ठीक, तो इस समय भारत में वायसराय थे माउंटबेटन जब भारत आज़ाद हुआ। ठीक, तो ये स्वतंत्रता के समय लिखेंगे। कब? स्वतंत्रता के समय। तो यहाँ पे कौन थे? माउंटबेटन थे। और बात करते हैं स्वतंत्र, इसलिए स्वतंत्र भारत से तब जाके स्वतंत्र भारत के वायसराय कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल इसलिए बने थे। कौन? ये आपके माउंटबेटन। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। माउंटबेटन यहाँ पे स्वतंत्र भारत के वायसराय बन गए थे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारत स्वतंत्र भारत की पहल स्वतंत्रता के समय भारत की कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और बात करते हैं भारत स्वतंत्रता कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एटली थे। और ये किस पार्टी से? लेबर पार्टी से थे। और इस समय भारत में वायसराय कौन थे? माउंटबेटन थे इस समय भारत में वायसराय। और जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो इसीलिए इन्हें भारत का पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन को ही बनाया गया।
तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे साथ पढ़िए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए। ठीक, और खुश रहिए और खूब पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।